जय हिंद सभी साथियों को। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो हमारा रिजर्वेशन से संबंधित है। और इसमें से अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है, उसको लेकर हम थोड़ा चर्चा करेंगे क्या है, और फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे और इससे आपको काफ़ी ठीक ठाक लाभ मिलेगा। देखते हैं इसको क्या है इसमें। तो हमारा यहाँ पे एक शब्दावली आती है, कोटे में कोटा। क्या है? कोटे में कोटा शब्दावली आती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यही बात कहने की कोशिश की है। तो उसमें मैं पहले आपको ब्रीफिंग बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अब ये बोला है कि एससी कैटेगरी में जो भी ऐसी कास्ट हैं जो भी कहीं ना कहीं वंचित रह गई हैं विकास से या मुख्य धारा से, उन्हें यदि कोई प्रदेश सरकार अलग से यदि रिजर्वेशन देना चाहती है तो उसको दे सकती है। ये मुख्य रूप से बयान है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, यहाँ पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने जो तो एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, ठीक है, जिसमें एससी आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके अंदर जितनी भी जातियां आती हैं उनमें से जो भी जाति अभी कम उभर पाई है, जिसने कम जो हो तो ग्रोथ की है, यदि राज्य सरकार चाहती है तो उसको अलग से आरक्षण दे सकती है। ठीक है, बात करते हैं फैसला क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर ये बोला गया कि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह एससी आरक्षण के अंदर अधिक पिछड़ी उपजातियों को अलग से प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, जो जातियां अभी ज़्यादा पिछड़ी रह गई हैं उनको अलग से आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो एससी कैटेगरी को आरक्षण मिला है अब उसे और बढ़ाया जाएगा। उसी में जो आरक्षण मिला है जितना परसेंटेज, ठीक है, उसी में से यदि कोई जाति ज़्यादा पिछड़ी है तो उसको उसी में ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, इस फैसले ने 2004 के पुराने निर्णय जो ईवी चिन्याह केस था उसको पलट दिया है। ठीक है, तो जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने जो तो ये जो सब कास्ट वाला था इसको जो तो खारिज कर दिया था और ये बोला था कि जो तो पूरी तरीके से कॉमन रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बदला है, उसके पीछे के रीज़न भी आगे बताएंगे हम कि क्या उन्होंने तर्क दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि यह समानता के खिलाफ नहीं है। मान लो यदि कोई एससी कैटेगरी में जितनी जातियाँ आती हैं उनमें से यदि किसी कैटेगरी को थोड़ा अधिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बताने की कोशिश कर रही है कि ये समानता के खिलाफ नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है कोर्ट ने साफ कहा कि यह समानता के खिलाफ नहीं है। क्यों? इसमें आगे उसने ब्रीफ दिया है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे, खासकर जो अभी पीछे हैं। ये लाइन आपको ध्यान देना है, जो भी जाति अभी पीछे रह गई है उसको अधिक रिजर्वेशन दे करके आगे लाने की बात कर रही है कोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे किन शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। तो इसके लिए मुख्य रूप से 2 शर्तें उन्होंने बोला कि 100% कोटा नहीं, यानी जिस भी कास्ट के लिए रिजर्वेशन बढ़ाना है तो कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि किसी विशेष कास्ट के लिए 100% कोटा रख दे, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, पूरी तरीके से उसी कास्ट को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यदि वो पिछड़ी है तो उसको थोड़ी बहुत दूसरी जातियों की अपेक्षा थोड़ा सा हेल्प दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा उसी को आरक्षण दे दिया जाए एससी का। ठीक है, कोई भी राज्य एससी की एक ही जाति को पूरा आरक्षण नहीं दे सकता। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है कि डेटा आधारित निर्णय जरूरी, यानी उपवर्गीकरण करने से पहले यह साबित करना होगा कि कौन सी जाति वास्तव में ज़्यादा पिछड़ी है। ठीक है, जैसे एससी कैटेगरी में मान लो कि 15 कास्ट हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि मान लो 15 कास्ट हैं। ठीक है, अब उसमें से
राज्य सरकार ने देखा कि ये 3 कास्ट ज़्यादा अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी नज़र आ रही हैं और बाकी जो 12 हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा वो अधिक जो है तो रिजर्वेशन देने की कोशिश कर सकती है या निर्णय ले सकती है। ठीक है, जजों की राय क्या है यहाँ पर? तो जजों ने 7 जजों की बेंच थी, जिनमें से 6 जज इस फैसले के पक्ष में रहे, जबकि एक जो जज रही उन्होंने इसको जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 41 का उल्लंघन करने का बताया। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि ये जो निर्णय है तो अनुच्छेद 341 का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अनुच्छेद 341 भी देख लेते हैं, क्या कहता है ये अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो 341 है, अनुच्छेद 341 ये कहते हैं कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है कि वह एससी और एसटी की कौन सी कास्ट को कहाँ पर रख सकता है। ठीक है ना, वो अपने विवेकानुसार यदि चाहते हैं तो एससी और एसटी की कास्ट को रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ये निर्णय लेंगे कि कहाँ पर किसको रखना है और उसी के अनुसार फिर आरक्षण दे दिया जाता है। ठीक है, तो उनका जज का कहना ये था कि ये जो कोर्ट ये जो अपने हाथ में ये निर्णय ले रही है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 341 का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया कि जो राष्ट्रपति तय करते हैं कि कौन सी जाति एससी में शामिल होगी, संसद ही इसकी सूची में बदलाव कर सकती है। ठीक है, विरोध करने वाले जज का तर्क था कि राज्य उपवर्गीकरण करके इस सूची की एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि यदि राज्य जो हो तो अलग अलग, क्योंकि अब जैसे अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, किसी ने मान के चलो जो तो वर्मा लोग हैं तो वर्मा लोगों को किसी राज्य में ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया, कहीं पे दूसरी कास्ट है तो वहाँ पे ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया, तो ये एकरूपता पे सवाल उठेगा, एकरूपता जरूर जो हो तो भंग होगी। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं इस फैसले के फ़ायदे क्या हैं। तो हमें जो मुख्य रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, एससी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाती हैं उन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सकारात्मक बिंदु है। ठीक है, और क्या है, क्रीमी लेयर जैसी स्थिति को कम करने में मदद। ठीक है, आरक्षण का न्याय संगत वितरण होगा। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है वहाँ पर मिल सकता है। नुकसान इसके क्या हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ वोट के लिए इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। ठीक है, और समाज में जातिगत विभाजन बढ़ने का खतरा है, डेटा की विश्वसनीयता पर विवाद होगा। ठीक है भाई, जहाँ से सरकार को या राजनीतिक पार्टियों को जहाँ से जिस कास्ट से ज़्यादा लाभ मिलेगा वो हो सकता है उस कास्ट के लोगों को ज़्यादा आरक्षण दें। ठीक है, और डाटा सही है कि नहीं सही है इसकी भी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे, तो ये हमारी मुख्य रूप से कमियाँ रहेंगी। अब ये एकदम से रियलिटी है कि यदि ऐसा नियम आ गया है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों में दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारे इससे संबंधित पिटीशन भी दायर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि झगड़े बढ़ेंगे इससे, कहीं ना कहीं जातियों को लेकर, कोई जाति बोलेगी कि हम ज़्यादा पिछड़े हैं, कोई जाति बोलेगी कि हम ज़्यादा पिछड़े हैं, तो उन्हें आरक्षण मिले। और राजनीतिक पार्टियों का काम यही रहेगा कि जिस जाति से उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो जिस जाति का जनसंख्या ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं वो उसको ज़्यादा आरक्षण देने की बात करेंगे, तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैंने क्वेश्चन रखे हैं आज के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। और देखिए अभी मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है अभी कि हम डिजिटल पैनल लेके आएँ, तो हम कैसे भी करके यहीं से अपने फ़ोन के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि यदि कंटेंट अच्छा है तो आप लोगों को मेरा सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में आप जो हो तो क्वेश्चनों के आंसर दें, रिप्लाई दें, उससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये आपके 4 ऑप्शन रहे, कौन थे, पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी की हीरालाल जेकानिया। तो इनमें से जो भी होंगे
तो आपको आंसर में जो हो तो बताना है कमेंट करके, ठीक है। और मैं सारी पीडीएफ जो हो तो टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो हो तो यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ भी मैं जो हो तो डाल दूँगा उसमें। तो इसके आप जो हो तो कमेंट में आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।